विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी होली मस्त चलती होगी। और आपको विदित है कि आपको त्योहारों के साथ साथ पढ़ाई पर फोकस करना है। बेरोजगारों का कोई त्यौहार नहीं होता, ध्यान रखें। इसलिए आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। पेपर नज़दीक हैं, चल रहे हैं। आप पता होनी चाहिए कि आरपीएफ कांस्टेबल का चल ही रहा है, एनटीपीसी ग्रुप डी का जल्द एग्जाम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि समय हमारे पास बहुत कम है, इस बात को लेकर पढ़ना पड़ेगा। और आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो आपको हम एक तीर तीन शिकार करवा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम चल ही रहा है। इन सब के लिए हमने बिल्कुल PYQ क्लास चला रहे हैं पर डे। कह सकते हो कुछ दिन विराम हो गया था, इस बात माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू जितने वीडियो बनाते चल रहे हैं देखते चलना है। मैथ भी कवर हो रहा है, रीजनिंग भी कवर हो रहा है, जीके जीएस भी कवर हो रहा है। जल्द हम ग्रुप डी के लिए साइंस भी कवर कर। इस प्रकार से आपको चारों पोर्सन बिल्कुल सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा। और नहीं 2024 और 25 में एग्जाम हुए हैं और एग्जाम चल रहे हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते आपको टॉपिक कवर करा रहे हैं। बिल्कुल चिंता ना करें कि पहले एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आया था, अभी किस प्रकार का प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया, एसआई का हो चुका है, एलपी का हो चुका है, CBT 1 तक से जेई का हो चुका, उन्हीं टॉपिकों को समझ के एग्जाम में आए थे रेलवे भर्ती परीक्षा में, उन्हीं प्रकार के प्रश्न उठा के हम आप कवर करा रहे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। और आप यकीन नहीं तो एक बार आप लोग वीडियो देखें, पढ़ें, समझें, उसके बाद जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आ रहा है उससे पता करें क्या ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम देकर आए थे या देकर आने वाले हो या आ चुके हो तो आपको पता ही होगा किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप पहले भी रेलवे भर्ती परीक्षा एग्जाम दे चुके तो आपको तो पता ही होगा कि हम लोग ऑथेंटिक और सही जानकारी पढ़ा रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं उनको अवगत कराएं आप लोग कि भाई ऐसे ही प्रश्न आते हैं, हमने एग्जाम दे के रखे हैं। तो जिससे क्या होगा, नए विद्यार्थी समझ पाएँ कि हम जो जानकारी दे रहे हैं सही सटीक दे रहे हैं कि नहीं। चलिए तो आपको दिखाते हैं। ध्यान रखें, हम रीजनिंग के 35 सॉरी क्षमा चाहेंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जीके जीएस, मैथ के टॉप 10 प्रश्न दिखाते हैं, रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न होते हैं। उसी प्रकार जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न शामिल होते हैं जो पिछली भर्ती में आ चुके हैं। उन प्रश्नों को समझ के आपको समझना किस टॉपिक का प्रश्न आ रहा है। चलिए दिखाते हैं। तो आपको हम जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न दिखाने वाले हैं, लास्ट तक बने रहेगा। और अगली भर्ती परीक्षा में आप काम देगा। वर्तमान आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न आ रहा है जीके जीएस के, 50 प्रश्न आ रहा है, वहाँ पर भी आपको काम देने वाला है। चलिए तो आप लोग जानकारी सुन चुके हैं, अब लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है कि नहीं, जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी। सीधी बात, नो बकवास। 3 नदियां ऐसी हैं जिनका प्रभाव या जिनका उत्तरदायी है कि वो उत्तर भारतीय मैदान का निर्माण करती हैं, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो उत्तर भारत में मैदान का निर्माण नहीं करती या मैदान बनाने में सहभागिता नहीं दर्शाती, है कि नहीं। सीधी बात बोल देता तो अच्छा रहता, लेकिन प्रश्न भाई रेलवे का है ना। तो आंसर आएगा सिंधु नदी उत्तर भारत की नदियाँ है, गंगा उत्तर भारत की है, ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की है। तो ये तीनों नदी उत्तर भारत की है, तो मैदान तो उत्तर भारत में ही बनाएंगी ना। अब रही बात गोदावरी, गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र है कि नहीं, त्र्यंबकेश्वर आपको पता होगा, याद रखिएगा। गोदावरी का जो उद्गम स्थल वो महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती गोदावरी, और यह दक्षिण भारत की नदी है। और आपको पता कि दक्षिण भारत की नदी है तो उत्तर भारत में मैदान कैसे बना सकती है, इसलिए आपका आंसर आपका राइट होगा गोदावरी। चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को बेहतर ढंग समझना है, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, बिल्कुल सही सटीक और ऑथेंटिक रूप समझाएंगे व्याख्या सहित। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक अनुसंधान बेस नी अलसड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या, याद रखेंगे हिमाद्री। तो आपको बोल देता है कि आर्कटिक में स्थित आपका भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हिमाद्री। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्न भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसका नाम क्या है, हिमाद्री। और शानदार प्रश्न कई भर्ती में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें आपको। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से मैं पहले बता चुका हूं कि पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आपको हर शिफ्ट में, वर्तमान आरपीएफ कांस्टेबल में भी एक ना एक पुस्तक हर शिफ्ट में आ रहा है, और पिछले एग्जाम में भी आ चुका है। वही तो हम दिखा रहे हैं आपको, समझाना चाह रहे हैं कि एग्जाम में पुस्तक के प्रश्न भी आते हैं, तो पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रामधारी दिनकर की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से
उर्वशी एक रचना है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। और इस प्रकाश को साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता, ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी द्वारा, याद रखेंगे। कौन देता है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, साहित्य अकादमी द्वारा। इस प्रकार से अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, ध्यान रखें। तो उस समय का जी करंट अफेयर का प्रश्न है। और आपको बता दें, इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक, हस्ताक्षरें, समझौते का भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और क्योंकि मिल रहा है, ध्यान रखें, करंट अफेयर के रूप में, ठीक है। तो करंट अफेयर के रूप में आपको शिखर सम्मेलन, हस्ताक्षर, समझौते का प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, निकटवर्ती देशों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो याद रखिएगा, जापान में G20 शिखर सम्मेलन ने की मेजबानी किया था या वहां पर आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा है। तो काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, याद रखें। तो आपको बहुत शानदार प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न भूगोल का है, याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी, और आपको पता है कपास, काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक होता है। और काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जा सकता है। और आपको पता हो कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है कि नहीं। उस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी। तो महाराष्ट्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। पोशाक मीन्स होता है कपड़े, है कि नहीं, कह सकते हो आप लोग। तो पोशाक संग्रहालय, याद रखिएगा, गोवा में। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय भारत के गोवा राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी है। राजधानी याद कर लीजिएगा, ध्यान रखें। और प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश, उपराज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का भी प्रश्न बन रहा है, ध्यान रखें, पेपर में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, साइंस का प्रश्न पूछ लिया है। वाहनों में रियर व्यू विंग्स मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है, देखिएगा। उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, आप तो जानते होंगे अवतल दर्पणों के बारे में, है कि नहीं। तो वाहनों में रिवर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, वो आपका रहेगा उत्तल दर्पण। तो दर्पण का प्रश्न आपको पढ़ना। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रश्न हमें कह रहा है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं इसमें संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, तो कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, सीधी बात, कहाँ पर है, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है, गुजरात, ध्यान रखें, कहाँ पर है, गुजरात। तो गुजरात में शहर जिसका नाम अहमदाबाद है, यहीं पर क्या स्थित है आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष एवं इस संबंधित विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय क्या है, अनुसंधान संस्थान है। तो इस प्रकार से आपको भारत के अंतर्राष्ट्रीय, चाहे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, ऐसे संस्थान अनुसंधान वाले हों, चाहे कोई भी प्रकार संस्थान हो, आपको मुख्यालय पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है। ध्यान रखें, हमारे भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े उद्योगों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनी कहते हैं, ध्यान रखने विद्यार्थियों। उसी में हमें पूछ रहा, महारत्न कंपनी की बात कर रहा है। नवरत्न कंपनियां महारत्न कंपनियां होती हैं। तो महारत्न कंपनियां को बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा शामिल है कह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो IOCL, ठीक है, IOCL क्या है आपका महारत्न कंपनियों की श्रेणी में शामिल है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न आया है, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। तो जी हमें पूछ रहा है, उस ताप का नाम बताएं जिस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता। तो याद रखिएगा, 277 केल्विन ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से जो प्रश्न आप साइंस के देख पा रहे होंगे, ये ग्रुप डी के लिए अलग से भी आपके लिए काम आएंगे। भाई यहाँ GK/GS है तो आपको तो काम देगा ही देगा। और आपको हम टॉप GK/GS कवर कराएंगे, वहाँ इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर सब कुछ शामिल होंगे, खेल, परिदृश्य सब, जिससे आपको समझना है कि प्रश्न का पैटर्न क्या है। वो प्रश्न जो एग्जाम पहले आ चुके हैं वो हमें ये बताते हैं कि प्रश्न का प्रकार क्या है, किधर से प्रश्न पूछ रहा है, पढ़ना क्या, समझे। तो समझने वाला बच्चा समझदार होता है और पढ़ लेता है हम जो पढ़ा रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, मैं तो प्रश्न बनाया नहीं हूँ, है कि नहीं।
आपको पता है, आप देख पा रहे हो जो पीडीएफ है रेलवे भर्ती परीक्षा में आए हुए एग्जामों का भी पीडीएफ है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बहुत ईजी होते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? अब देखिएगा, इतना प्रश्न छोटा दिख भले ही रहा है, लेकिन आप सोचे पड़ जाओगे भाई 1947 के पहले 26 जनवरी की बात कर रहा है कि नहीं? तो भाई उसको भी स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ऑप्शन नहीं दिया भाई। गणतंत्र दिवस आपको पता है, संविधान दिवस क्या होता है आपका 26 नवंबर, है कि नहीं? और गणतंत्र दिवस क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा यहाँ पर प्रश्न मिस्टेक तो नहीं हो गया है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो हमें यहाँ लिख देखें। गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी कहते हैं। 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस होता है, 26 नवंबर मतलब संविधान दिवस होता है, और 30 जनवरी याद रखिएगा, ये डेट भी याद रखना। दिवस आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखें। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ध्यान रखें। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह दे, देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। 47 के पहले, आज़ादी के पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया है? गणतंत्र दिवस। अब स्वतंत्र दिवस कब होता है? 15 अगस्त। याद रखिएगा, ये बात ठीक है। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्नों के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा, आप सोच बना पड़े। ये डाटा इस प्रकार से दिया, हम समझा दिए हैं किस तारीख को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न फिर से आया है। योजनाओं का प्रश्न, हमें योजना का भी प्रश्न इस बार पूछ रहा, ध्यान रखें, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछ रहा है, एसआई में पूछा था, और अन्य रेलवे भर्ती परीक्षाओं में पूछता बार बार। तो प्रधानमंत्री, बार बार आपको दिमाग में बैठाना पड़ रहा है कि क्या एग्जाम में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जिससे आप लोग समय देखते पढ़ सको। तो हम आपको बताएंगे लास्ट में कुछ जानकारी, ध्यान रखें। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ कब हुआ? उज्ज्वल योजना में ही तो आपको गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, याद होगा, बताइए कि नहीं? हाँ, याद रखिएगा, उज्ज्वल योजना के थ्रू ही तो आपको गैस कनेक्शन दिया जाता है, जिससे लोग खाना पकाकर खा सकें। तो 1 मई 2016 को शुभारंभ हुआ था, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको संविधान का प्रश्न पूछ लिया है। खालिस्तान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसके पास होता है? और ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा हो, अनेकों भर्ती परीक्षाओं में, सी बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें तो हर भर्ती परीक्षाओं में आपको इस प्रकार प्रश्न देखने मिलेगा, और रेलवे में तो मिल ही रहा है। और हम आपको बता दें, तो जी के जैसे जो मैथ्स हम रीजनिंग कवर कर रहे हैं, आपको अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी काम देने वाले हैं। भले आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के प्रश्न पढ़ रहे हो, लेकिन आपको हर जगह काम देंगे। तो ध्यान रखें, कोई भी विधेयक हो, धन विधेयक है, ये निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखें, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, कौन कह सकता है, निर्णय लगा सकता है उसके बारे में? लोकसभा अध्यक्ष। और जैसे आपको पता है बजट, अगर आप बोला जाए कि बजट क्या है, तो याद रखिएगा, बजट भी एक क्या है? धन विधेयक होता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो यहाँ पर आपको इतिहास के प्रश्न के बारे में पूछ रहा है कि किसका निर्माण कौन करवाया था, नहीं करवाया था, याद रखिएगा। तो आगरा का किला अकबर ने करवाया था। आपको पता अकबर कौन से वंश का शासक है, बताइएगा, है कि नहीं? चलिए, आपको कमेंट करना होमवर्क में है कि अकबर कौन से वंश के शासक हैं, और अकबरनामा किसकी पुस्तक है, किसने लिखा है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि नहीं? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, और बुलंद दरवाजा भी अकबर ने ही बनवाया था। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद अकबर ने नहीं बनवाया था, यही तो प्रश्न पूछ रहा था, इसका निर्माण किसने नहीं करवाया था, है कि नहीं? तो याद रखिएगा। अगला आपको फिर से पूछ लिया है ज्योग्राफी का प्रश्न, आप देख पा रहे होंगे, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती, ध्यान रखें। तो याद रखिएगा, अग्नि चट्टानें। तो ग्रेनाइट चट्टानों को हम अग्नि चट्टान भी कह सकते हैं, या अग्नि चट्टान, ग्रेनाइट चट्टानें क्या होती हैं, उस प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न हम एक बार हटीला प्रश्न, अलग प्रकार का प्रश्न आ गया है, क्या कह रहा है? अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ, देखिएगा, तो 2007 रहेगा। इस प्रकार से आपको हर प्रश्न को समझना है, और प्रश्नों के प्रकार समझना है कि किधर से प्रश्न पूछ रहा है, अगली बार कहाँ से पूछ लेगा। आप समय रहते हुए उस टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो, और आपको हम कवर तो करवा ही रहे प्रश्न पिछले साल का। अगला प्रश्न देखिएगा, नदियों का प्रश्न भी आपको आएगा।
इस बार भी आ रहे हैं और आने वाले इस समय एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आएगा। आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी चल रही है, आपको बता दें वही जो मैथ्स हम कवर करा रहे हैं वैसे ही मैथ्स आ रहे हैं। रीजनिंग बिल्कुल डिप्टू प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल सभी के सभी प्रश्न हम जो पढ़ा रहे हैं क्लास में पूरे के पूरे वैसे टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप एग्जाम लेट है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने रीजनिंग का, मैथ्स का और जी के जिसका जितना भी पढ़ाया पूरा पढ़ डालिएगा। और रीजनिंग तो पूरा ही पूरा फंसने वाला है, आपको 90 और 100% आपको 80-90 कर देता हूँ, 80 और 90% गारंटी देता हूँ, बिल्कुल जितना भी पढ़ाया रीजनिंग पूरा फंसेगा। एक बार जाके विजिट करें और चीज़ समझें और पेपर देने जाके बैठें। और एनटीपीसी में भी वैसे प्रश्न आएंगे और ग्रुप डी में वैसे प्रश्न आएंगे। चलिए, छपने वाला बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं। यहाँ प्रश्न में कह रहा देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो याद रखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर क्या निर्मित है, सुंदरबन का डेल्टा, जो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर यही बोल देता कि सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में है तो बोलिएगा पश्चिम बंगाल। राजधानी कोलकाता है, याद रखिएगा। इसका नाम पहले क्या था, कलकत्ता था, याद रखिएगा। लिख लिख के रखना है आपको बगल में, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां उत्तर भारत की नदियां, अभी प्रश्न आया था, ध्यान रखें, है कि नहीं। तो वही तो बोल रहे हैं, प्रश्न आपको इस प्रकार के भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूं, यहाँ पर बजट का प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर हम प्रश्न कह रहा है, खालिस्तान के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण मतलब होता है गरीबी कह सकते हो, ठीक है, गरीबी कह सकते हो, और को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। तो याद रखें 1964 के बाद, 1964 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। तो ये आपका संविधान का प्रश्न है, और संविधान के किस टॉपिक का प्रश्न है, स्रोत का, कि कौन सा स्रोत कहाँ से लाया गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न बननी चाहिए। आदरक ब्रिटेन मतलब अगर मतदान प्रक्रिया होगी तो कोई भी पद जब चुनाव होगा तो उसमें जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त होगा वही व्यक्ति विजय होगा। यह प्रावधान किस संविधान में लिखित है, ब्रिटेन के संविधान में लिखित है, और इसी को किस देश ने अंगीकृत किया, भारत ने। और भारत के संविधान में इसी बात को भी फॉलो किया गया है कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति ही क्या कहलाएगा, विजय कहलाएगा, समझे, और उसी को ही पद दिया जाएगा। जी ब्रिटेन से लाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पर हमें कह रहा है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। तो लोक नृत्य हो गए, लोक गायन वादन हो गए, संगीत नृत्य नृत्यांगना हो गए, किस क्षेत्र प्रचलित है, कौन से वादन हो गए। इन सब का प्रश्न आप एग्जाम में आ रहा, ध्यान रखें, ठीक है। संतूर वादक प्रश्न पूछ लिया है, आप सितार वादक प्रश्न पूछ लिया है, सितार के जनक कौन है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नृत्य नृत्यांगना वादन अंतर है, किस प्रकार से बने होते, किस प्रकार के वादन होते, सब प्रश्न एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल पूछ रहा। लास्ट में हम कुछ जानकारी बताने वाले हैं, तो भगना नहीं, आप ध्यान रखें। तो मथुरी लोक नृत्य है, हर राज्य का अपना अपना लोक नृत्य होता है और बहुत प्रचलित होता है। तेलंगाना, याद रखिएगा। तो मथुरी नृत्य तेलंगाना का बहुत प्रचलित लोक नृत्य है और अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक तीर से 3 शिकार करने वाले हैं, आप एनटीपीसी की बात करें या ग्रुप डी की बात करें, दो ही एग्जाम अभी रह गए हैं, बाकी तो आपको हम बता चुके हैं। हम एक तीर 3 शिकार करवाने वाले, एक एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल एग्जाम चल रहा है, और जो हम जीके मैथ्स और रीजनिंग कवर करा रहे हैं वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं। और हम आपको बता दें, हम आरपीएफ कांस्टेबल का जीके और जीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं, विश्लेषण कवर हो रहा है पर डे। आप देखना चाहते किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं हर शिफ्ट में, डे बाई शिफ्ट बाई, आप देखना चाहते तो आपके लिए प्लेलिस्ट का नाम रहेगा मेरे विद्यार्थियों, जाके एक बार विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस विश्लेषण करके प्लेलिस्ट डाला, वहां जाकर देख लीजिएगा। और एक बार तो जरूर देखें, अगर आप देख लेते हो तो आप गारंटी देता हूँ वैसे ही प्रश्न आपको 80-90% आपको बेनिफिट देंगे, और वैसे ही प्रश्न आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी मिलने वाले हैं। और कुछ प्रश्न तो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों को गहराई से समझ में आ रहा है। हम बिल्कुल व्याख्या सहित आपको एनालिसिस कवर करा रहे हैं, तो आप भी देखें, आपके साथियों के पास शेयर करें, वो भी देख सकें, वो भी पढ़ सकें। आगामी दिनों में अगर आप एग्जाम है रेलवे भर्ती परीक्षा कांस्टेबल का, तो जाके अवश्य देखें। और आपको बता दें, आप लोग मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस का
पीवाई की क्लास देखना चाहते हैं, इसके लिए प्लेलिस्ट अलग डाला है भाई। प्लेलिस्ट का नाम क्या रहेगा, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, वहां जाके आप देख सकते हो। मैथ्स का रीजनिंग जी के जी चलो, और बिल्कुल आपको शानदार ऑथेंटिक और सही न्यू एडिशन के हिसाब से पढ़ाई चालू है। आप भी देखें, आपके साथी भी देखें, वीडियो आप कैसे लगा, जानकारी कैसे लगी, एक बार विजिट करें दोनों प्लेलिस्ट, और उसके बाद आप लोग कमेंट करें वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए फायदेमंद है नहीं है, या हम फालतू पढ़ा रहे हैं। फालतू पढ़ा रहे हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, सर आपका जो पढ़ाया कोई काम का नहीं, आप पढ़ाना बंद करें, तो भी हम बंद करेंगे भाई। हम तो हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी को चाहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उस विद्यार्थी को सही व ऑथेंटिक जानकारी देकर उसको पढ़ा सकें, उसको बढ़ा सकें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा समझा, और आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम पर विश्वासघात क्यों करें भाई, है कि नहीं। चलिए।